वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक इमारत पर काबिज चुड़ैल की कहानी है। आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। वो एक बड़ी इमारत थी जिसको तोड़ने का ठेका मशहूर ठेकेदार कमाल को मिला था। कमाल की रिहाइश गांव में थी, लेकिन काम के ठेके वो शहर में लेता था। कमाल के गांव का नाम सांगड़ था, जो अंदरूनी सिंध में वाक़ था। इन दिनों इसे हैदराबाद में कदीम इमारत का ठेका मिला था। कोहिनूर नामी ये इमारत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी और रिहाइश के काबिल नहीं रही थी। ये इमारत 4 मंजिला थी, जिसमें हर फ्लोर पर कई कमरे थे, जिनमें मुख्तलिफ फैमिलीज किराए पर रहती थीं। कोहिनूर इमारत के किराएदार वक्त के साथ साथ बदलते रहते थे। इस तरह इस इमारत के मालकान भी तब्दील होते रहते थे। सज्जाद का शुमार शहर के अच्छे बिजनेसमैन में होता था। जब इनके पास ये इमारत आई, इस इमारत की हालत खस्ता हो चुकी थी। कमरों की छतों का प्लास्टर खराब हो चुका था। आए दिन छत से प्लास्टर का हिस्सा गिरता रहता था। माजी में लोगों ने इस इमारत में हल्का फुल्का ज़रूरत के मुताबिक काम ज़रूर कराया था, लेकिन संजीदगी से इस इमारत पर तवज्जो न दी थी, जिसका नुकसान ये हुआ कि इमारत दिन ब दिन खराब होती चली गई। सज्जाद एक समझदार शख्स था। वो नहीं चाहता था कि इस इमारत के किसी मकीन को किसी किस्म का जानी और माली नुकसान पहुंचे। इसलिए इमारत को किराएदारों से खाली करा के दोबारा असर नौ तामीर कराने का फैसला कर लिया था। गाड़ी खाता हैदराबाद का मारूफ तरीन इलाका है। शहर में इस इलाके की कारोबारी हवाले से बड़ी अहमियत है। इस इमारत के बन जाने पर इमारत का किराया भी उसे अच्छा खासा मिलता और फ्लैट फरोख्त करके बेचने पर भी अच्छी खासी कमाई हो सकती थी। इसका इरादा फिलहाल इमारत को तामीर करा के फ्लैट किराए पर देने का था। इसने ठेकेदार कमाल को जल्द से जल्द इमारत को तोड़कर मैदान साफ करके देने का ठेका दिया था, लेकिन फिर इसके काम की रफ्तार से खुश होकर नई इमारत की बुनियादें खोदने का ठेका भी कमाल को ही दे दिया था। ठेकेदार कमाल के पास इमारतें मिस्मार करने के लिए कई ठेके होते थे, इसलिए वो ज़्यादा लेबर लगाकर अपना काम जल्द मुकम्मल कर लेता था। इसलिए शहर में उसकी अच्छी शोहरत थी। शाम का वक्त था। ठेकेदार कमाल अपने दूसरे कामों से फुर्सत मिलने पर इस इमारत के काम का जायजा लेने के लिए आया हुआ था। अरे, यहाँ कुछ है, एक मजदूर बोला। ठेकेदार भी इसकी आवाज़ पर चौंका और वहां जा पहुंचा। मजदूर अपनी कुदाल को एक तरफ रखकर मट्टी को हटाने लगा था। मट्टी हटाने पर वहां एक बड़ा संदूक नजर आया। संदूक को देखकर ठेकेदार के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इससे कबल भी कई इमारतों की खुदाई में उसे छोटे छोटे संदूक मिले थे, जिनमें सोना और सोने से बने हुए जेवरात मिले थे। इसीलिए ठेकेदार ने पुरानी इमारतों का ठेका बहुत शौक से लेता था, क्योंकि वो जानता था कि लोग जमीन के अंदर अपनी कीमती चीजों को छुपाया करते थे। ठेकेदार कमाल ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। इससे कबल किसी और की नजरों में ये संदूक आए, उसने मजदूर को संदूक के पास से काम करने से रोक दिया और दूसरी जगह काम पर लगा दिया। ठेकेदार कमाल को अब रात होने का इंतजार था। उसने 2 मजदूरों को बहाने से रोककर सबकी छुट्टी कर दी। जब रात हो गई और लोगों की इस जगह आमदोरफ्त खत्म हो गई, तो उसने वो संदूक निकलवाया और अपनी गाड़ी में रखवा दिया। मजदूरों ने इस संदूक को खोलकर देखने का उसे मशवरा दिया, लेकिन वो इस मामले में किसी की सुनने के लिए तैयार न था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस संदूक में ज़रूर हीरे जवाहरात या सोना होगा। मजदूरों के सामने संदूक खोलने पर यह बात फैल जाने का खतरा था। इमारत का मालिक इस माल पर अपना हक साबित करते हुए इससे संदूक हासिल कर सकता था, या फिर हुकूमत के अफसरान के इल्म संदूक के बारे में इल्म हो जाने पर वो इस संदूक को सरकारी खजाने में शामिल कर लिए जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। संदूक को बंद हालत में ले जाने पर उसे ये फ़ायदा था कि इससे माल निकालकर वो कुछ भी काट कबाड़ डाल देता और सज्जाद को बताता कि इसमें से ये निकला है। ठेकेदार ने वक्ती तौर पर इन दोनों मजदूरों की जुबान बंद करने को कुछ रकम दे दी थी और इनको ज़्यादा काम दिलाने का वादा भी कर लिया था, इस शर्त पर कि वो अपनी ज़बान बंद रखेंगे। ठेकेदार रात में गांव नहीं जाता था। इस संदूक की वजह से इसने रात में सफ़र करने का इरादा कर लिया था। रात में वो सफ़र करता हुआ घर पहुंच गया। वो बहुत खुश था। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। तमाम रास्ते कई बार इसके दिल में आया कि वो संदूक को खोलकर देख ले, मगर इसने इरादा मुलतवी कर दिया। गाँव में घर पहुँचकर ठेकेदार कमाल ने वो संदूक अपने ख़ास कमरे में रखवा दिया।
وہ صندوق کو کھول کر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے رات 1 بجے تک خود پر کنٹرول رکھا۔ گھر کے سب لوگوں کے سو جانے پر وہ اپنے اس خاص کمرے میں گیا۔ صندوق پر ایک مضبوط سا تالا لگا ہوا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ ایک ہلکی سی چوٹ پر وہ تالا کھل گیا۔ ٹھیکیدار کمال کے چہرے پر خوشی امٹی پڑ رہی تھی۔ وہ اس صندوق کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے صندوق کا ڈھکن کھول دیا۔ صندوق کھلنے پر اس کا چہرہ فک رہ گیا۔ اس میں ہیرے جواہرات کے بجائے ایک عورت کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ وہ لاش بالکل تر و تازہ لگ رہی تھی، جیسے ابھی ابھی اس میں اسے رکھا گیا ہے۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ جس عمارت کو اس نے مسمار کیا تھا، اس عمارت کو 100 سال سے زائد عرصہ پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی بنیادوں میں ایک لاش کو دفن کیے جانے پر نہ جانے کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا، لیکن وہ کیسے تر و تازہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور یہ ناممکن سی بات تھی، لیکن اس کے سامنے کھدائی کرتے ہوئے ہی وہ یہ صندوق برآمد ہوا تھا۔ ابھی ٹھیکیدار کمال اس لاش اور صندوق کے بارے میں کچھ فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ لاش نے آنکھیں کھول دیں۔ اس لاش کے زندہ ہو جانے پر بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ٹھیکیدار کمال ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی لاش کا زندہ ہو جانا اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کے منہ سے چیخ بھی نکل گئی تھی۔ لاش کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ ٹھیکیدار کمال کو خوفزدہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں، تم نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ میں کیسے؟ ٹھیکیدار کمال بوکھلایا ہوا تھا کہ میں اتنا عرصہ گزرنے پر دوبارہ کیسے زندہ ہو گئی ہوں؟ ہاں، میں ایک چڑیل ہوں۔ میں بہت طاقتور شکتی کی مالک تھی۔ شیطانی عملیات کرانے والے لوگ مجھ سے مشکل کام کراتے تھے اور انسانوں کو طرح طرح سے نقصان پہنچاتے تھے۔ ایک عالم نے مجھے اپنی پڑھائی سے قابو کیا اور اس صندوق میں قید کر کے زیر تعمیر عمارت میں دفن کر دیا تھا، تاکہ کوئی کالا عمل کرنے والا شخص مجھے زمین کی قید سے رہائی حاصل نہ کرا سکے اور نہ ہی کالے عمل کے لیے مجھے استعمال کر سکے۔ عمارت کے تعمیر ہو جانے پر کوئی جادوگر مجھے حاصل نہ کر سکا۔ برسوں گزرنے پر عمارت کے مسمار کیے جانے پر میں پھر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ کہا لگاتے ہوئے بولی۔ ٹھیکیدار کمال گمسم اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ مجھے پھر سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے خون کی اشد ضرورت ہے اور میں آج اپنے محسن کے خون سے خود کو سیراب کروں گی، وہ بولی۔ نہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے بھاگنا چاہا۔ چڑیل نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ اس نے خود کو چڑیل سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو اس سے چھڑا نہ سکا۔ چڑیل نے اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے اور اس وقت تک ٹھیکیدار کمال کو نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے جسم میں کمال کا سارا خون داخل نہیں ہو گیا۔ ٹھیکیدار کمال کے جسم سے خون نکل جانے پر وہ مردہ حالت میں زمین پر گر پڑا۔ چڑیل نے اس کے مردہ جسم کو ایک نظر دیکھا اور بولی، میرے محسن، میں نے سخت مجبوری کی حالت میں یہ اقدام کیا ہے۔ مجھے صندوق سے باہر نکلتے ہی فوراً خون پینا تھا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ میں نے خود کو زندہ رکھنے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح ہونے پر ٹھیکیدار کمال کی لاش کمرے سے ملنے پر سب حیران تھے۔ گھر میں رات کوئی نہیں آیا۔ پھر یہ کیسے مر گیا؟ اس کا جسم دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہے۔ اس کی گردن پر دانتوں کے نشانات بھی تھے۔ اس کا مر جانا سب کے لیے پراسرار بن گیا تھا۔ کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کو کسی چڑیل نے ہلاک کیا ہے۔ چند اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ سانگڑ میں اس کے کالے عمل کی بہت شہرت تھی۔ کالا عمل کرانے والے لوگ اس کے پاس دور دور سے آیا کرتے تھے۔ وہ ایک خاص عمل کر رہا تھا۔ اسے اپنے ایک خاص مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے ایک عصبی قوت کی ضرورت تھی۔ اس نے کچھ پڑھ کر پانی کے ایک برتن پر پھونکا۔ پانی کے برتن میں ایک خوفناک چڑیل کا عکس نظر آ گیا۔ اسے دیکھ کر کشن چند کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ میرا کام کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو بلا لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر ایک چاپ کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک چڑیل اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ بولی۔ تم سے مجھے کچھ کام لینا ہے۔ تم میرے بہت کام آ سکتی ہو۔ کیا کام لینا چاہتے ہو؟ چڑیل نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ ایک کام بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مشکل کام بھی میں تم سے لوں گا۔ کاموں کی تفصیل وقت آنے پر بتا دوں گا۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ چڑیل نے کشن چند کو گھور کر دیکھا۔ میں تمہاری پوری حفاظت کروں گا۔ ابھی تم ڈر ڈر کر انسانی خون پی رہی ہو۔ میرے طلسمی پتلے تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو کوئی انسان
किसी भी किस्म का तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकेगा। मेरे तिलिस्मी पुतले उसे डराकर भगा देंगे। मुझे पहले भी चंद बुजुर्गों के कहने पर एक आमिल ने हमेशा के लिए सुला दिया था और मेरे सो जाने पर संदूक में बंद करके जमीन के अंदर दफन कर दिया था। मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे तिलिस्मी पुतले सब खबर कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया दिया था। यह भी बताया था कि तुम मेरे किस किस काम आ सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें काबू किया है, जादूगर ने बताया। चुड़ैल ने किशन चंद की इजाज़त मिलने पर गांव में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थीं। वो पहले कब्रिस्तान में जाकर छोटे बच्चों का खून पीती और कलेजा खाती थी। अब रात में वो छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी थी। गांव के घरों में बच्चे ज़्यादातर सहन में सोते थे, इसलिए वो किसी भी घर में दाखिल होकर बच्चे को उठाकर ले जाती थी। सुबह सवेरे लोगों को बच्चे की लाश मिलती थी। बच्चों के अगवा होने और इनकी लाशें मिलने पर गांव में खौफो हिरास फैल गया था। गांव के लोगों ने बच्चों को सहन में सुलाना ही छोड़ दिया था। चुड़ैल फिर भी अपनी कार्रवाई करने में कामयाब हो जाती थी। कई नौजवानों ने गांव में रात में सख्त पहरा देकर चुड़ैल को पकड़ने की भी कोशिश की। जादूगर के तिलिस्मी पुतलों ने इन नौजवानों की जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। वो नौजवान हैरान थे कि चुड़ैल के साथ ऐसी कौन सी मखलूक है जो नजर भी नहीं आती और इनकी पिटाई भी कर रही है। नौजवानों की पिटाई होने पर इनके हौसले जवाब दे गए और रात में गांव के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। रात की तारीकी में चुड़ैल एक बच्चे को अगवा करके ले जा रही थी। अचानक एक बारिश आदमी सफ़ेद लिबास में इसके सामने आ गया। छोड़ दे इस बच्चे को, वो जोर से चीखे। ये मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है तूने गांव वालों की जिंदगी अजीरन कर दी है। तेरे मरने के दिन करीब आ गए हैं। इससे कब्ल भी मुझे ज़मीन के अंदर हमेशा के लिए सुला दिया था। देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और कौन मुझे जिंदा जलाएगा, वो भी जोर से चीखी। जिस जादूगर किशन चंद पर तू इतरा रही है, इसका अंजाम भी तेरे जैसा करूँगा। बुजुर्ग जिनका नाम आमिल नसीरुद्दीन था वो बोले, पहले किशन चंद के तिलिस्मी पुतलों से तो निपट ले, फिर किशन चंद तक पहुँचेगा। चुड़ैल ने कहा। तिलिस्मी पुतले बुजुर्ग आमिल नसीरुद्दीन ने इन पर फूंक मारी, जिससे तिलिस्मी पुतले राख के ढेर में तब्दील हो गए। इनकी हालत देखकर एक लम्हे को चुड़ैल के चेहरे पर भी घबराहट तारी हुई। फिर वो बोली, ये किशन चंद के तिलिस्मी पुतले थे जिनको तूने राख के ढेर में तब्दील किया है। अब तेरी खैर नहीं है। चुड़ैल ने कहा। आमिल नसीरुद्दीन ने अपने हाथ में तस्बीह के दानों पर कुछ पढ़ते हुए चुड़ैल पर फूंका। अचानक से चुड़ैल के जिस्म में आग लग गई। वो चीखने चिल्लाने लगी। इस वक्त किशन चंद भी वहीं पहुंच गया और उसने कुछ पढ़कर चुड़ैल के जिस्म पर फूंका। चुड़ैल के जिस्म में लगी आग बुझ गई। देख बूढ़े, तेरी आग को किशन चंद ने कैसे बुझा दिया है, चुड़ैल खुशी से चहकी। आमिल नसीरुद्दीन ने किशन चंद पर पढ़कर कुछ फूंका। किशन चंद के जिस्म में आग लग गई। किशन चंद ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। किशन चंद को जलता देखकर चुड़ैल का चेहरा फुक हो गया था। किशन जल रहा था और चुड़ैल बेबसी से उसे देख रही थी। देख ले किशन चंद का अंजाम जिस पर तू अकड़ रही थी। मुझे गांव में तुम्हारी कार्रवाइयों की सब खबर हो गई थी, लेकिन मुझे दूसरे ज़रूरी काम निपटाने थे, इसलिए गांव में आने में मुझे देर हो गई। मुझे माफ़ कर दो, मैं गांव छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी। चुड़ैल ने कहा। तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी खुराक इंसानी खून और कलेजी है। इस गांव से जाकर किसी और गांव में यही कार्रवाई करोगी। ये कहते हुए आमिल नसीरुद्दीन ने इस पर कुछ पढ़कर फूंका। इसके जिस्म में आग लग गई। वो चीखती चिल्लाती आग में जलती रही। कुछ देर जलकर वो राख का ढेर हो गई। चुड़ैल जिस बच्चे को अगवा करके लाई थी वो अभी तक बेहोश था। आमिल नसीरुद्दीन ने बच्चे पर कुछ पढ़कर फूंका। बच्चा होश में आ गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। घबराओ नहीं, तुम्हें चुड़ैल ने अगवा कर लिया था, आमिल ने बताया। चुड़ैल ने मुझे अगवा कर लिया था? बच्चा बुरी तरह से चौंका। हाँ, लेकिन मैंने चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया है। अब गांव वालों को चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है, आमिल नसीरुद्दीन ने बताया। मैं छत पर किसी काम से गया था, पता नहीं चला कि कैसे चुड़ैल ने मुझे बेहोश करके अगवा कर लिया, बच्चे ने बताया। आओ मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, आमिल नसीरुद्दीन ने कहा। वो बच्चा इनके साथ चल दिया, लेकिन इसके चेहरे से अभी तक घबराहट खत्म नहीं हुई थी। आमिल नसीरुद्दीन उनके साथ साथ चल दिया, लेकिन इसके चेहरे से अभी तक घबराहट खत्म नहीं हुई थी। आमिल नसीरुद्दीन जब बच्चे को उसके घर लेकर गए तो उसके वालिदैन बच्चे को देखकर खुश हो गए। वो उसकी गुमशुदगी पर बहुत परेशान थे। सुबह होने पर गांव में चुड़ैल और किशन चंद जादूगर के जलकर भस्म होने की खबर हो चुकी थी। आमिल नसीरुद्दीन पहले इस गांव में ही रहते थे। चंद साल कब वो पंजाब के एक गांव गुजरानवाला गए थे तो फिर वापस नहीं लौटे थे। इनका इरादा चंद माह और वहां रहने का था, मगर इनको गांव में चुड़ैल के आने और किशन चंद की सरगर्मियों की खबर हो चुकी थी, इसलिए वो गांव आ गए। गांव में आते ही इनका सामना चुड़ैल से हो गया जो बच्चा अगवा करके लाई थी।
جادوگر کشن چند اور چڑیل دونوں ہی اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ گاؤں والوں نے ان دونوں کے ہلاک ہو جانے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ بچوں کے وہ والدین جو بچوں کے اغوا ہونے کی وارداتوں پر بہت فکر مند تھے، وہ عامل نصیر الدین کے گھر آ جانے سے بہت مطمئن ہو گئے تھے۔